नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का चैप्टर 6 दहन और ज्वाला। देखिए, विज्ञान का छठा चैप्टर दहन और ज्वाला। इसके एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझेंगे। पहला प्रश्न देखिए, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। उत्तर देखिए, ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ज्वलन ताप। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें 3 बातें आपको याद रखनी है। दहन की परिस्थितियाँ, इसका मतलब ये हुआ कि दहन करने के लिए, किसी पदार्थ को जलाने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो पदार्थ जलाना है, जैसे ईंधन, जैसे हमने लकड़ी ले ली, वो ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ हम उसको बोलेंगे, वो ज़रूरी है। उस तक ऑक्सीजन पहुंचना ज़रूरी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति ज़रूरी है। और तीसरा ज्वलन ताप, हम उस लकड़ी को जलाने के लिए उसके ज्वलन ताप तक उसको गर्म करेंगे, तभी वो जलना शुरू करेगी। जैसे हम एलपीजी गैस डलती है सिलेंडर के अंदर, जो घरों में हम यूज़ करते हैं, उस गैस क्या है, एक प्रकार से वो ईंधन है या ज्वलनशील पदार्थ है। उसमें ऑक्सीजन मिलती है, जो गैस का जो चूल्हा होता है उसमें नीचे से वो ऑक्सीजन उसके अंदर मिल जाती है, तो ऑक्सीजन की भी उपस्थिति होती है, वायुमंडल से ऑक्सीजन मिल जाती है। तीसरा, हम लाइटर से उसको आग देते हैं, यानी कि उसके ज्वलन ताप तक हम उसको गर्म करते हैं, फिर वो आग पकड़ लेती है, तो उसका दहन होना शुरू हो जाता है। तो दहन के लिए परिस्थितियाँ जरूरी हैं, जो आपको याद रखना है: ईंधन, ऑक्सीजन की उपस्थिति और ज्वलन ताप। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का खालिस्तान होता है प्रदूषण। लकड़ी और कोयला जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे, धुआं छोड़ेंगे, जिनमें हानिकारक गैसें होती हैं, तो उनसे क्या होता है, प्रदूषण होता है। दूसरा खालिस्तान देखिए, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन एलपीजी है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो गैस सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो एक द्रव ईंधन है जो सिलेंडर के अंदर होता है, एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस या द्रव पेट्रोलियम गैस। तीसरा देखिए, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खालिस्तान तक गर्म करना आवश्यक है। ज्वलन ताप, ज्वलन ताप वह ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। तो पदार्थ को जलना प्रारंभ होने के लिए, जलना प्रारंभ करवाने के लिए उसके ज्वलन ताप पर तक गर्म करना आवश्यक है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल या पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो तेल होता है ये पानी से हल्का होता है और पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। तो पानी नीचे चला जाएगा तो आग को नहीं बुझा पाएगा, और तेल जो है वो इसके ऊपर तैरता रहेगा और जलता रहेगा। प्रश्न नंबर 2 पर हम चलते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर सीएनजी गैस से बसें चलती हैं। सीएनजी गैस क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में बोलते हैं इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इससे बसें चलाई जाती हैं, गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, उससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। वो हमें बताना है कि किस प्रकार कम हुआ है प्रदूषण। उत्तर देखिए, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि सीएनजी इस प्रकार के कोई कण नहीं छोड़ती, अतः सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। तो ये आपको याद रखना है।
इसमें यही बात याद रखनी है कि जो पेट्रोल और डीजल हैं ये बिना जले हुए कार्बन के कण छोड़ते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जिससे श्वास के रोग होते हैं, लेकिन सीएनजी इस प्रकार का कोई कण नहीं छोड़ती, कोई किसी प्रकार का धुआं नहीं छोड़ती है। ये एक स्वच्छ ईंधन है। ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन नहीं करती है या बहुत ही कम मात्रा में करती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 4 पर अब चलते हैं। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। एलपीजी जो घरों में हम सिलेंडर के अंदर प्रयोग करते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस, और लकड़ी की तुलना कीजिए। देखिए लकड़ी, इसका ऊष्मीय मान एलपीजी की तुलना में कम होता है। लकड़ी का ऊष्मीय मान एलपीजी की तुलना में क्या होता है? कम होता है। अब ये ऊष्मीय मान क्या है? ऊष्मीय मान वह मान है 1 किलोग्राम ईंधन से कितनी ऊष्मा, कितनी किलो जूल ऊष्मा, कितनी किलो जूल ऊष्मा बाहर निकलती है, उसके इस मान को ऊष्मीय मान बोलेंगे। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ ऊष्मीय मान क्या होता है। जैसे हमने 1 किलोग्राम लकड़ी ले ली, या फिर हमने 1 किलोग्राम की जगह, जैसे हम और आसान समझने के लिए, हमने 15 किलोग्राम लकड़ी ली और एक सिलेंडर एलपीजी का लिया। एलपीजी की सिलेंडर में लगभग 15 से 16 किलोग्राम गैस होती है और 15 किलोग्राम या 16 किलोग्राम लकड़ी हमने ले ली। अब दोनों को हम जलाएंगे तो किससे ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी? एलपीजी से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, जबकि दोनों की मात्रा बराबर है। एलपीजी भी 15 किलोग्राम है और लकड़ी भी 15 किलोग्राम है। लकड़ी तो 15 किलोग्राम घरों में 2 से 3 दिन ही चलती है, लेकिन एक सिलेंडर घरों में 3 से 6 महीने तक चल जाता है। तो एलपीजी से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, तो लकड़ी का जो ऊष्मीय मान होता है वो एलपीजी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ये आपको याद रखना है। दूसरा, लकड़ी का ज्वलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे जलाने के लिए पहले अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। अब जैसे हम एलपीजी गैस है, वो गैस को हम जलाएंगे तो लाइटर से जलाते हैं और लाइटर से एक चिंगारी हम उसको देते हैं, छोटी सी चिंगारी, जिससे वो जलना शुरू कर देती है। लेकिन लकड़ी जो है वो इस लाइटर की चिंगारी से नहीं जलती है, उसको जलाने से माचिस की सहायता से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसको ऊष्मा देनी पड़ती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लकड़ी का ज्वलनांक बहुत अधिक होता है, जिसे ज्वलन ताप भी हम कह सकते हैं कि लकड़ी का ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है। ये धुएं के साथ जलती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। लकड़ी धुआं छोड़ती है और वायु प्रदूषण होता है, लेकिन एलपीजी से वायु प्रदूषण नहीं होता है। लकड़ी के जलने पर CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तथा कम वायु में CO, और अगर वायु कम मिले तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। लकड़ी ये गैसें छोड़ती है CO2 और CO, जो कि काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं। एलपीजी ऐसी कोई गैस नहीं छोड़ती है। ठोस और भारी होने के कारण इसे भंडारित नहीं किया जा सकता। जैसे लकड़ी को भंडारित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, इसलिए सिलेंडर के अंदर इस लकड़ी को हम भंडारित नहीं कर सकते, ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। इसको जलाने पर राख जैसे अवशेष बचते हैं। जलाने पर राख जैसे अवशेष बचते हैं और बर्तन भी काले हो जाते हैं, लेकिन एलपीजी जलाने पर कोई राख जैसे अवशेष नहीं बचते। चलिए एलपीजी के बारे में और पढ़ लेते हैं। इसका ऊष्मीय मान बहुत ऊंचा होता है। ऊष्मीय मान अभी मैंने बताया कि 1 किलोग्राम से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसका ऊष्मीय मान बहुत ऊंचा होता है। एलपीजी का ज्वलनांक कम होता है। मैंने बताया कि लाइटर से ही हम इसकी लाइटर की चिंगारी से ही इसको जला सकते हैं, इसके लिए ज्वलनांक या ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है। इसे जलाने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती। ये बिना धुआं दिए जलती है, धुआं नहीं छोड़ती, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। इसके जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती। जैसे लकड़ी के जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं, लेकिन इसके जलने पर कोई जहरीली गैस नहीं निकलती। इसको आसानी से भंडारित किया जा सकता है। सिलेंडर के अंदर आसानी से इसको भंडारित कर सकते हैं। इसको जलाने पर अवशेष भी नहीं बचता है। जैसे लकड़ी को जलाने पर राख बच जाती है, लेकिन एलपीजी जलाने पर अवशेष नहीं बचता है। तो ये हमने पढ़ी एलपीजी और एलपीजी और लकड़ी की तुलना। प्रश्न नंबर 5 पर हम चलते हैं।
कारण बताइए। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। विद्युत उपकरण है जैसे कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में आग लग गई तो उस आग को काबू में पाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए हम जल का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका उत्तर देखिए। विद्युत उपकरणों से संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी विद्युत वाले व्यक्ति और जब वह पानी किसी नगर लाइव तार पर गिराया जाएगा तो पानी का बहुत अच्छा सुचालक होने के कारण बहुत तेज विद्युत का झटका लग सकता है, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। इसमें एक ही बात आपको याद रखनी है कि विद्युत उपकरणों में आग लगी हुई है, अगर उस आग के इस्तेमाल के लिए हमने पानी का प्रयोग किया और पानी किसी नंगे तार के ऊपर गिरेगी, बिजली वाले तार के ऊपर गिरेगी, तो वो तार से जो करंट है, जो विद्युत है, वो पानी के अंदर से होती हुई जिसके हाथ में पानी है उसको झटका लगा देगी और जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि पानी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, पानी के अंदर से विद्युत पास हो सकती है, इसलिए पानी का प्रयोग हम विद्युत संयंत्र में लगी आग बुझाने में नहीं कर सकते। अगला देखिए, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्यों बताओ। उत्तर देखिए, एलपीजी लकड़ी की से अच्छा ईंधन है क्योंकि एलपीजी का ज्वलन ताप लकड़ी की तुलना में कम होता है। एलपीजी का ज्वलनांक यानी कि ये थोड़े से तापमान पर जलना शुरू कर देती है, ऊष्मीयमान अधिक होता है और इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा मिलती है, ऊष्मीयमान इसका ज़्यादा होता है। और ये लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित ईंधन है। लकड़ी तो प्रदूषण फैलाती है लेकिन ये प्रदूषण भी नहीं फैलाती है। तो 2-3 बातें आपको इसके अंदर याद रख लेनी हैं कि एलपीजी कोई प्रदूषण नहीं फैलाती, लकड़ी तो प्रदूषण फैलाती है। एलपीजी थोड़े से तापमान से ही जलना शुरू कर देती है, इसका ज्वलन ताप कम होता है, लकड़ी का अधिक होता है। एलपीजी का ऊष्मीयमान काफ़ी ज़्यादा है, इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा मिलती है, लकड़ी से हमें कम मात्रा में ऊष्मा मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा पार्ट, कागज समय सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। अकेला कागज तो आग सरलता से पकड़ लेगा, लेकिन उसी कागज को अगर हम एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेट देंगे फिर जलाएंगे तो जल्दी आग नहीं पकड़ता। इसका क्या कारण है, इसका उत्तर देखिए। हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक धातु है और ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। एल्यूमिनियम धातु के चारों तरफ लिपटे कागज का ताप जब बढ़ने लगता है तो एल्यूमिनियम कागज के ऊष्मा को अवशोषित करके कागज के ताप को उसके ज्वलन ताप से कम कर देता है। यही कारण है कि कागज समय सरलता से आग पकड़ लेता है, लेकिन एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। तो इसमें यही बात याद रखनी है कि एल्यूमिनियम एक धातु से बना हुआ है और ये ऊष्मा का चालक होता है, अच्छा सुचालक होता है। जैसे ही हमने कागज़ एल्यूमिनियम के चारों तरफ लपेट दिया और कागज़ को जलाने की कोशिश की तो कागज़ गर्म होना शुरू होगा, लेकिन एल्यूमिनियम क्या करेगा, उसकी ऊष्मा को सोख लेगा, अवशोषित कर लेगा, जिससे कागज़ को वो जल्दी गर्म नहीं होने देगा, कागज़ को उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचने देगा, जल्दी नहीं पहुंचने देगा, इसलिए कागज़ जल्दी आग नहीं पकड़ता है। मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो देखिए मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र देखिए। तो देखिए मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र देखिए आप, ये मोमबत्ती का चित्र है। सबसे गर्म भाग, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है मोमबत्ती का वो सबसे गर्म भाग होता है और इसका रंग होता है नीला। पूर्ण दहन का बाह्य भाग, इसका पूर्ण दहन हो जाता है और ये सबसे बाहर वाला क्षेत्र होता है, इसका रंग नीला होता है। ये बाहर वाली आग होती है ना, देख रहे हैं आप, नीले रंग की है और ये सबसे गर्म होता है। बीच वाला जो होता है ये लाल रंग का होता है या पीले रंग का होता है, ठीक है ना।
आंशिक दहन वाला मध्य, ये पूरा नहीं जला हुआ होता है, ये कम जला हुआ होता है, आंशिक दहन होता है इसका। और मध्य वाला भाग ये पीले रंग का होता है, ये थोड़ा कम गर्म होता है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, जो अंदर वाला क्षेत्र है, ये काले रंग का होता है, ज्वाला का, और ये सबसे कम गर्म भाग है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। अब एक प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि सुनार जो है वो सोने को पिघलाने के लिए मोमबत्ती की कौन सी ज्वाला का, कौन से भाग का प्रयोग करता है। सुनार नीली रंग की ज्वाला का प्रयोग करता है, जो सबसे बाहरी तरफ होती है और ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है, ताकि जल्दी उससे सोना पिघल जाए। ठीक है, तो धातुओं को पिघलाने के लिए सबसे बाह्य क्षेत्र जो नीले रंग का होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें मोमबत्ती के चित्र को आपको कॉपी में उतार लेना है और इसको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। ठीक है, इसमें 3 भाग हैं, नीला, पीला और काले रंग के। ठीक है, ये तीनों भाग आपको अच्छी प्रकार से समझ लेने हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऊष्मीय मान हमने अच्छी प्रकार से पढ़ा है, समझा है। देखिए, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किलो जूल, ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम से कितने किलो जूल ऊष्मा निकलती है, वही क्या है, ऊष्मीय मान का मात्रक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये याद रखना है आपको। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। CO2 कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग के ऊपर नियंत्रित कैसे करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक चद्दर होती है ना, चद्दर की तरह चारों तरफ लपेट जाती है और ऑक्सीजन के संपर्क को काट देती है, जिससे पदार्थ जलना बुझ जाएगा। उत्तर देखिए, पेट्रोल और विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। जैसे पेट्रोल या विद्युत उपकरण में आग लग जाए तो किससे बुझाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑक्सीजन की तुलना में अधिक भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। ऑक्सीजन से अधिक भारी होती है CO2 गैस, तो ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, तो ऑक्सीजन को ईंधन के संपर्क में नहीं आने देती, अतः आग नियंत्रित हो जाती है। CO2 का एक अन्य लाभ ये है कि सामान्यतः विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती। ये विद्युत उपकरणों को भी हानि नहीं पहुंचाती। सिलेंडरों से छोड़ी जाने वाली CO2 बहुत तेज़ी से फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है, जबकि ईंधन के ताप को भी कोई हानि नहीं पहुंचाती। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। सबसे अच्छा अग्निशामक, आग बुझाने वाला यंत्र अग्निशामक है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रख लेना है। इसमें 3 बातें याद रखनी है कि CO2 जो गैस है वो कंबल की तरह ईंधन के चारों तरफ लिपट जाती है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी ईंधन नहीं जलता है, इसलिए वो ईंधन धीरे धीरे अपने आप बुझ जाएगा, आग के ऊपर नियंत्रित हो जाएगी। और तीसरी बात कि ये कोई भी हानि भी नहीं पहुंचाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। उत्तर देखिए, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, क्योंकि हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। हरी पत्तियां होती हैं ना, उनमें जल ज़्यादा होता है, जो हरी पत्तियों को जलाने के लिए दी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। जो ऊष्मा हम देते हैं जलाने के लिए, वो जल होता है ना हरी पत्तियों में, उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और पत्तियों के ताप को उसके ज्वलन ताप तक बढ़ने नहीं देता। ये जल उड़ता रहता है, वाष्पित हो जाता है और तापमान को भी कम कर देता है, तापमान को नहीं बढ़ने देता है ज्वलन ताप तक, जिसके कारण हरी पत्तियां तब तक आग नहीं पकड़ पाती जब तक सारा जल वाष्पित न हो जाए और उसका ताप उसके ज्वलनांक या ज्वलन ताप तक न पहुंच जाए। सूखी पत्तियों में पानी नहीं होने के कारण ये जल्दी आग पकड़ लेती हैं, क्योंकि इनको बुझाने के लिए दी गई ऊष्मा इनके ताप को शीघ्र ही इनके ज्वलन ताप तक पहुंचा देती हैं और ये जलना शुरू कर देती हैं। इसमें 2 ही बातें याद रखनी हैं
कि हरी पत्तियों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे ही जलाने की कोशिश करते हैं तो ये पानी वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है, उड़ता रहता है, जिससे तापमान भी ठंडा हो जाता है। ज्वलन ताप तक पत्तियों का तापमान नहीं पहुंच पाता, तो पत्तियां तब तक नहीं जलती जब तक वो पूरे का पूरा पानी ना उड़ जाए, ना वाष्पित हो जाए। सूखी पत्तियों में पानी नहीं होता है, इसलिए वो जल्दी आग पकड़ लेती हैं। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? सोने चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है? सबसे ऊपर वाले। उत्तर देखिए, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला की नीली लो वाले अदीप्त क्षेत्र, जो दिखाई बहुत कम देता है, अदीप्त क्षेत्र अर्थात ज्वाला के सबसे भारी भाग का इस्तेमाल करते हैं। जो भारी भाग जो नीले रंग का होता है ना, उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ज्वाला का यह क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है और सोने चांदी जैसी धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसमें यही बात याद रखनी है कि जो सुनार है सोने चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला की सबसे बाहरी क्षेत्र जिसका रंग नीला होता है उसका प्रयोग करता है, क्योंकि ये बाहरी जो भाग होता है ज्वाला का वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और जो सोना और जो चांदी जैसी वस्तुएं हैं इनको पिघलाने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, बहुत ऊंचे तापमान पर ये गलती हैं। प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 180,000 किलोजूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। देखिए, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा ऊष्मीय मान कहलाता है। तो ऊष्मीय मान के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसकी परिभाषा अब अच्छी प्रकार से आपको कर लेनी है। ये परिभाषा दी हुई है यहाँ पर। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से 1 किलोग्राम ईंधन जलाएंगे, उससे जो ऊष्मा प्राप्त होगी उसी की मात्रा को क्या बोलेंगे? उसका ऊष्मीय मान बोलेंगे। ठीक है, ऊष्मीय मान कहलाता है, और इसका मात्रक होता है किलो जूल पर केजी, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ईंधन कितना लिया हुआ है? 4.5 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम। ऊष्मा कितनी उत्पन्न होती है? ऊष्मा इसमें कितनी उत्पन्न होती है? देखिए बड़े ध्यान से, 1,80,000, 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा बाहर निकलती है। कितने किलोग्राम से निकलती है? 4.5 किलोग्राम से, 4.5 किलोग्राम ईंधन से निकलती है। तो हमें क्या करना है? 1 किलोग्राम की निकालनी है, तो हम इसको 4.5 से डिवाइड कर देंगे। 4.5 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो ईंधन का ऊष्मीय मान कितना हुआ? 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम हुआ। ये आपको याद रखना है कि 1 किलोग्राम जो ईंधन है उसे 40,000 किलो जूल ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, ये इसका ऊष्मीय मान होगा। प्रश्न नंबर 12 पर हम चलते हैं। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जाता है? जैसे लोहे को जंग लगता है, क्या उस प्रक्रम को दहन कह सकते हैं क्या हम? विवेचना कीजिए, इसके ऊपर बताइए अपनी बात। नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दहन एक तिरु प्रक्रम है, तिरु प्रक्रम है, जबकि जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है। दहन तो बहुत जल्दी होता है, तिरु होता है, लेकिन जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए हम इसे दहन प्रक्रम नहीं कह सकते। साथ ही जो अब बात कौन सी याद रखनी है कि साथ ही दहन ऊष्मा के साथ साथ ज्वाला भी उत्पन्न करता है। दहन के अंदर क्या बाहर निकलती है? एक तो ऊष्मा तो बाहर निकलती है, साथ में ज्वाला प्रकाश भी बाहर निकलता है, जबकि जंग में केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लेकिन जंग में तो थोड़ी बहुत ही ऊष्मा बाहर निकलती है, उसमें ज्वाला बाहर नहीं निकलती है। प्रश्न नंबर 13 पर चलिए। आबिद और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बिक्कर में रखे जल को गर्म किया गया।
आबिदा ने बिक्कर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बिक्कर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? कम समय में पूछा है। अब ये बताओ, सबसे जो बाहरी भाग है ये तो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ज्वाला का सबसे बाहरी भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ये पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। जो पीले भाग वाला ये कम गर्म होता है बाहरी भाग से, इसलिए इसका जो पानी है वो ज़्यादा समय में गर्म होगा। उत्तर देखिए, रमेश के बिक्कर का पानी जल्दी गर्म होगा क्योंकि उसने बिक्कर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पर रखा, जो कि ज्वाला का सबसे गर्म हिस्सा होता है, जबकि आबिदा ने उसे ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, जो नीली ज्वाला से कम गर्म होती है। अतः रमेश के बिक्कर का पानी आबिदा के बिक्कर के पानी से जल्दी गर्म हो जाएगा, और जो आबिदा का जो बिक्कर का पानी है उसको गर्म होने में ज़्यादा समय लगता है। तो आपका ये पाठ पूर्ण होता है। इसके सभी प्रश्न उत्तर आप अच्छी प्रकार से समझ के याद कर लेंगे। धन्यवाद।